हेलो दोस्त, मैं रितेश कुमार। अब आपसे मैं क्लास 6 के इतिहास की 7वीं अध्याय की बात करूंगा। मैं 6ठी अध्याय तक बात आपसे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर चुका हूं और सीटेट का पेपर 2 की एसएसटी की मैं पूरी वो सब्जेक्ट में मैं देख रहा हूं और एमसीक्यू भी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच रखूँगा। तो मैं 7वें अध्याय में आपसे ये बात करूँगा कि ये जो 7वें अध्याय का अगर आप नाम देखें तो इसमें आप नाम देखोगे कि ये जो अशोक हैं, राजा का नाम क्या है? अशोक। और उन्हें किस उपाधि से किया गया है तुलना? कि राजा जो हैं वो एक अनोखा सम्राट है। अनोखा सम्राट इन्हें क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने युद्ध को त्याग दिया है। तो युद्ध को कौन त्यागा? अशोक। और अशोक को अनोखा सम्राट क्यों कहें? क्योंकि उसने युद्ध को त्यागा है। तो अब आप इसमें देखोगे कि रोशन जो है एक सिक्के के माध्यम से केस स्टडी करता है। इसमें आप देख रहे हो कि रोशन का जन्मदिन है और उसमें दादाजी उसको पैसे देते हैं और वो पैसे पे देखता है कि एक साइड गांधी जी हैं और एक साइड सारनाथ का जो स्तूप है, सॉरी स्तूप नहीं, सारनाथ के स्तंभ में ऊपर जो बाघ का जो ऊपर रखा होता है स्तंभ में, वो चित्र बनाया हुआ है। तो इसी से आगे चलता है। तो अब हम आगे चलते हैं इस चैप्टर को लेके। इसमें आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। अब आप एक अभी तक आपने जितना देखा इस चैप्टर में, अभी क्लास 6 यानी कि 6 की अध्याय 6 में आपने जो भी देखा उसमें आपने अभी तक ये देखे कि एक बहुत बड़ा जो राज्य था पहले, उसे क्लास 7 यानी कि चैप्टर 7 में अध्याय 7 में एक साम्राज्य की तुलना की गई है। देखो, जो अभी तक आपने बहुत बड़े राज्य की चर्चा कर रहे थे वो एक साम्राज्य हो गया। तो राज्य अभी तक आपने किसे देखा होगा? तो आपने एक राज्य किसे देखा था? मगध को आप देखे होंगे। मगध एक राज्य थी, इसे आप देखे होंगे। और ये मगध अब क्या हो गई? मगध अब एक साम्राज्य हो गया। एक बहुत बड़ा राज्य कौन था? मगध। और मगध पर सबसे पहले किस वंश का सबसे पहले कौन वंश राज्य किया था? हर्यक वंश। हर्यक वंश राज किए थे। और हर्यक वंश के हर्यक वंश के राजा का नाम बस परिचय ले लो कि हर्यक वंश में सबसे पहले कौन हुए? बिंबिसार हुए। बिंबिसार के बाद कौन हुए? अजातशत्रु हुए। और अजातशत्रु के बाद उदयन हुए। उदयन हुए या उदयन हुए, यही हर्यक वंश के पहले शासक थे। और उसके बाद अगर देखोगे कि मगध पे कौन वंश का राज हुआ? मगध पे फिर शिशुनाग वंश का राज हुआ। मगध पे किसका राज हुआ था? शिशुनाग वंश का। हर्यक वंश के बाद किसका हुआ? शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के अगर आप राजा देखोगे तो शिशुनाग ही होंगे। और एक इनका इम्पोर्टेंट राजा कौन था? कालाशोक। शिशुनाग के बाद कौन थे? कालाशोक। और अगर कालाशोक के बाद किसकी राज आई मगध पे? तो मगध पे फिर आ गई नंद वंश की। नंद वंश की। और नंद वंश के बाद जो राज आएगी, आप यहाँ पे मैं इस कलर से लिखता हूँ, ये जो नंद वंश के बाद जो राज आएगी वो किसकी आएगी? सम्राट अशोक के पहले जो पिता हुए यानी कि दादाजी हुए, उनकी राज आएगी। तो उनके दादाजी कौन हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य की कौन वंश की स्थापना किए थे? मौर्य वंश की। तो इसके बाद कौन वंश की स्थापना आई? नंद वंश के बाद मौर्य वंश की। तो आप मगध पे शासन के वो देखें कि कैसे कैसे शासन मौर्य वंश तक पहुंची और मौर्य वंश के बाद अशोक तक पहुंची। और वो फिर ये मौर्य वंश में ये जो मगध थी वो क्या कहलाई? एक साम्राज्य। तो अब हम आगे चलें। तो अब इस कड़ी में आप देखोगे कि एक जो साम्राज्य, यहाँ पे आप देखो ये कि एक साम्राज्य कैसे हुआ
तो आप देखोगे कि उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। क्या? जो आप देखते हो रुपये पैसों में जो चित्र आप देखते हो, ये सिरों वाला स्तंभ शीर्ष जो आप देखते हो, ये कहाँ है? ये स्तंभ शीर्ष कहाँ है? सारनाथ में। अब आप सारनाथ में इस शेर वाली स्तंभ शीर्ष को तो देखते हो, लेकिन इसको कौन स्थापित किया था? इसको राजा अशोक ने स्थापित किया था। ये आप देखो कि अशोक के निर्देश पर इनके जैसे मतलब ये जो सिरों वाली स्तंभ है उनके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। यहाँ तक आप समझे। और इसके बाद ये कह रहा है कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। तो अभी मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। लेकिन इस सारनाथ के बारे में आपसे ये पुस्तक कह रही है कि इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा होगा, यानी कि चैप्टर 6 में आपने सारनाथ के बारे में पढ़ा होगा। तो अब मैं आपको सारनाथ के बारे में जो क्लास 6 में यानी कि अध्याय 6 में जो मैं आपको बताया था उसको दिखाता हूँ। कि मैं जो अध्याय 6 में जो सारनाथ में बताया था उसमें मैं आपको बताया था कि सारनाथ में जो है वो बुद्ध भगवान के एक स्तूप है। आप देखोगे कि बुद्ध भगवान की क्या है? स्तूप है। ये तो मैं आपको बताया था सारनाथ में। अब सारनाथ में बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश भी दिया था। आप देखोगे कि मैं ये जो है सारनाथ में अपना पहला उपदेश जो दिया था, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था और इस उपदेश को आप क्या बोलोगे? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, ये आप इस उपदेश को बोलोगे। तो मैं अब इसे मिटाता हूँ थोड़ा। ये मैं आपको उपदेश बता दिया। अब उन्होंने उपदेश क्या दिया था, या तो मैं आप बुद्ध ने शिक्षा क्या दी थी उसकी मैं व्याख्या करता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो बुद्ध हैं वो बोलते हैं कि जो मनुष्य हैं या जो है मनुष्य का जीवन कैसा है, तो कष्टों और दुखों से भरा है। ये जीवन मनुष्य का कैसा है? कष्टों और दुखों से भरा है। तो ये क्यों कष्टों और दुखों से भरा है? ये हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण। ये क्यों भरा हुआ है? हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण हमारा जीवन कष्टों से भरा है, ये कहते हैं बुद्ध। और बुद्ध ने एक शब्द को दिया कि लिप्सा जो है, लिप्सा को तृष्णा भी कहा जा सकता है। अगर बुद्ध से मैं कुछ और चर्चा करूं तो बुद्ध की भाषा जो थी वो प्राकृत भाषा थी। तो अब हम इसमें आगे दिखाते हैं सारनाथ की शांति इस स्तूप को। मैं थोड़ा पेज छोटा करता हूँ। ये देखो आप, सारनाथ की ये स्तूप है। तो वहाँ पे जो क्लास 6 की चर्चा आई थी तो मैं आपके साथ कर दिया। अब मैं आपको फिर ले चलता हूँ कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। अब आप साम्राज्य क्यों कहते थे इसको आप समझो। तो अब मैं आपको बताया कि मगध पे कैसे मौर्य साम्राज्य की राज आई, ये आपने जाना। लेकिन कब आई? ये 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य की राज आई। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य, मैं चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा मैं आगे कर चुका हूँ, ने लगभग 2300 साल पहले की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य 2300 साल पहले किए थे मौर्य साम्राज्य की स्थापना। ये क्या किए थे चंद्रगुप्त मौर्य? मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य 2300 साल पहले। तो अब आप ये देखोगे कि ये किनकी मदद से किए थे। तो इसमें आप देख रहे हो कि चाणक्य एक शब्द है, चाणक्य, या चाणक्य को और क्या क्या नाम से जानते हैं? चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इनका 3 नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त।
गुप्त। ये चाणक्य के 3 नाम हैं। तो ये जो थे ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। ठीक है, ये क्या किए, चंद्रगुप्त की सहायता किए। और ये सारी चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर इसका आप प्रमाण देखें तो चाणक्य के जो विचार हैं वो ये सारे चीज़ जो हैं वो अर्थशास्त्र में लिखे हुए हैं। ये जितनी बातें ये ऊपर वाली लाइन मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना 2300 साल पहले हुई, और ये अशोक ऐसे किए, चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना ऐसे हुई और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से स्थापना किए। तो ये सारी चीज़ें अर्थशास्त्र में लिखी हुई है। और अर्थशास्त्र किसकी किताब है? चाणक्य की। अर्थशास्त्र किसकी किताब है? चाणक्य की। तो अब आप अर्थशास्त्र के लेखक का भी नाम याद रखोगे। अब आप देखोगे कि जब चंद्रगुप्त मौर्य स्थापना किए थे तो ये अशोक कैसे शासन कर रहे हैं। तो ये वंश परंपरा का शासन है। ये कैसी शासन है? वंश परंपरा की। अब वंश परंपरा क्या होती है? तो इसमें आप देखो कि जब एक ही, यहाँ पे देखो, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें वंश कहा जाता है। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि मौर्य वंश की मैं बात किया तो मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। चंद्रगुप्त की मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब चंद्रगुप्त के बेटा कौन है? बिंदुसार। और बिंदुसार के बेटा कौन है? अशोक। तो ये 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। कहाँ कहाँ? चंद्रगुप्त, मौर्य, बिंदुसार और अशोक। ये 3 राजा आप देख लिए। अब आप इसमें बिंदुसार एक शब्द जो है और एक शब्द है बिंबिसार। तो बिंबिसार हर्यक वंश के राजा हैं। बिंबिसार जो हैं वो हर्यक वंश के राजा हैं। ये बिंबिसार मैं यहाँ लिखूँ? हाँ, लिख देता हूँ। बिंबिसार जो हैं, ये बिंबिसार ये हर्यक वंश के राजा हैं और ये बिंदुसार हैं, ये मौर्य वंश के राजा हैं। और बिंदुसार के बेटे कौन हुए? अशोक। तो वंश परंपरा मैं आपको बताया। अब मैं आगे चलता हूँ। तो इसमें आप देखोगे कि साम्राज्य, राज और साम्राज्य में डिफरेंट अगर आपको देखना है तो यहाँ पे ये कह रहा है कि साम्राज्य में बहुत से नगर होते थे और राज्य में बहुत से नगर नहीं होते थे। तो अब आप देखोगे कि इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। आप देखें कि साम्राज्य में कई राजधानियाँ होती थी और राज्य में मात्र एक राजधानी। राज्य में कितनी राजधानी? एक। और साम्राज्य में ये सब आते हैं, आपके सीटेट एजेंसी प्रश्न पूछ देगी कि साम्राज्य में कितनी राजधानियाँ होती थी। तो साम्राज्य में अनेक राजधानी, कई राजधानी आप रख सकते हो। और राज्य में कितनी? एक ही राजधानी। ठीक है, अब आप देखोगे, मैं आपको मैप दिखाता हूँ। ये जो मानचित्र 5 है यहाँ पे, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन दिखाने से पहले मैं इसे आपको बताता हूँ कि ये जो मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। किसे? मानचित्र में साम्राज्य की राजधानी को काले बिंदुओं से दिखाया गया है। तो अब आप मैप को देखोगे तो इसमें अब अगर आप आओगे, यहाँ पे मैंने मैप को दिखाया, तो आप देखोगे कि ये जो काले बिंदु यहाँ पे हैं और काले बिंदु यहाँ पे हैं और काले बिंदु यहाँ पे हैं, तो 3 राजधानियाँ कौन कौन सी हो गई? तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र। ये नगर भी होंगे, राजधानी निश्चित नहीं है कि 3 होनी ही चाहिए या ये तीनों राजधानी हैं। ये नगर हैं, महानगर हैं। तो आप देखोगे इस जगह पे, तो आप यहाँ पे उज्जैन को अगर आप देखोगे तो उज्जैन से ये उत्तर भारत हो गई और ये दक्षिण भारत हो गई। तो उज्जैन कहाँ पड़ती है? उत्तर भारत से दक्षिण भारत के रास्ते में। आप उज्जैन को समझे। और ये पाटलिपुत्र को अगर आप देखोगे तो ये तो राजधानी थी। और अगर आप इस तक्षशिला को देखो, इस तक्षशिला को अगर देखो तो ये ऊपर तो उत्तर हो गए और इधर पश्चिम हो गए। तो ये उत्तर पश्चिम के रास्ते में पड़ते हैं। तो इधर उत्तर पश्चिम एशिया आप जाओगे तो उत्तर पश्चिम के एशिया के रास्ते में आप देख लोगे कि पड़ते हैं। तो अब हम ये पे जो पेज का स्लाइड छोड़ के आए हैं, इसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो मैं आपको मैप में दिखाया कि उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया तक्षशिला के रास्ता है, आप देख लिए।
उज्जैन जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत में पड़ता है। और अब नगरों में तो व्यापारी, सरकारी अधिकारी, शिल्पकार सब रहते थे। अब गांव में पशुपालक, किसान, यही सब रहेंगे। तो अब मैं आगे चलता हूँ। और ये जो लाल पॉइंट आप देख रहे हो, यहाँ से अशोक के शिलालेख या लेख, गुहा लेख जो भी प्राप्त हुए हैं। तो अब मैं ये देखता हूँ कि जब साम्राज्य बन गई, राज्य एक साम्राज्य बनी, तो साम्राज्य का क्षेत्र जो होगी, साम्राज्य की जो क्षेत्र होगी वो बहुत बड़ी होगी। तो जैसे अभी आप देखोगे कि मान लो आपकी जो भारत की जो मानचित्र है, कहते हैं कि अभी आप भारत को देखोगे, तो भारत में अगर आप देखोगे कि भारत की जो मानचित्र है, इतनी बड़ी साम्राज्य, मान लो कि पहले की इतनी बड़ी साम्राज्य है, तो उस साम्राज्य में आप देखोगे, भारत को अभी आप साम्राज्य मान लो, तो उस साम्राज्य में देखोगे कि यानी कि वर्तमान में जो भारत है उसमें आप देखोगे कि कई भाषा बोली जाती है, कई भाषा बोली जाएगी, निश्चित है कि कई भाषा बोली जाती है। तो कई भाषा में भी जो राज्य हैं वो अलग अलग भाषा के आधार पे गठित हुए हैं। तो अगर आप पहला गठन राज्य देखोगे भाषा के आधार पे, तो आप आंध्र प्रदेश देख लिए, आंध्र प्रदेश। उसी प्रकार साम्राज्य के भी शासनकाल में भी बहुत सारे भाषाएं बोली जाती थी और बहुत सारे अलग भोजन होते थे और बहुत किस्म की अलग अलग पोशाक होती थी, अलग अलग अपनी सांस्कृतिक परंपरा होती थी। तो ये साम्राज्य में हो रही है, ये राज्य में बहुत कम होती थी कि अलग उसकी भाषा है उसकी, क्योंकि राज्य का क्षेत्र जो होता था वो छोटा होता था। अब यहाँ पे एनसीईआरटी आपसे प्रश्न करती है कि राज्य है वो साम्राज्य से कैसे भिन्न होता था। तो अभी मैं आपको राज्य को बताया कि राज्य का क्षेत्रफल छोटा है, तो यही बात ये बोल रहा है कि चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़ा होता था, देखो राज्य से बड़ा होता था है, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाएं, जब बड़ा क्षेत्रफल है तो बड़ी सेनाएं की, यानी ज़्यादा बड़ी सेनाओं का मतलब क्या है कि सेना की टुकड़ी बहुत बड़ी हो, बहुत बड़ी का मतलब सेना ज़्यादा हो, सेना की जनसंख्या ज़्यादा हो, और इसलिए सम्राट को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती थी। अब देखो जो राज्य के थे शासन करने वाले उसे राजा बोले गए, लेकिन जो साम्राज्य के शासन करने वाले थे उन्हें क्या कहा गया, सम्राट। इस शब्द को भी आप समझना कि जो साम्राज्य के शासन करते थे उन्हें सम्राट, और जो राज्य का शासन करते थे उन्हें राजा। अब आप देखोगे कि जब इतनी उन्हें संसाधन रखनी पड़ी, बड़ी सेना रखनी पड़ी और संसाधनों की ज़रूरत हुई, तो वो क्या किए कि बहुत अधिक मात्रा में जनता से ये सब कारण के कारण अधिकारियों की जो ज़रूरत होगी पेमेंट रखना और भोजन देना, तो उसके लिए सम्राट क्या किए, कर वसूलना चालू किए। ये कर इकट्ठा, अभी तक आप मगध पे कर की चर्चा नहीं सुने होंगे, तो अब आप सम्राट के जैसे ही आती है साम्राज्य, वहाँ पे आप कर इकट्ठा देख लिए। अब आप ये देखोगे कि भिन्न कैसे थी राज्य और साम्राज्य देख लिए। अब आप इसमें ये देखोगे कि साम्राज्य का प्रशासन, अब आप ये देखो साम्राज्य का प्रशासन, साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, पाटलिपुत्र और यहाँ पे आप देखो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों में सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो ये जो पाटलिपुत्र थी वो मगध की क्या थी, मैं कैपिटल CAP इंग्लिश में लिख देता हूँ, ये राजधानी आप समझना, ये राजधानी मगध की थी पाटलिपुत्र, और जो अशोक थे वो पाटलिपुत्र से ही शासन करते थे और सीधा नियंत्रण करते थे। और सीधा नियंत्रण कैसे करते थे, वो क्या करते थे कि गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा कराने राजा तो जाएंगे नहीं, इतने जगह पे साम्राज्य का क्षेत्र बड़ा है तो राजा हर जगह तो जा नहीं सकते। और भिन्न कैसे थी राज्य और साम्राज्य, इस पे आपने देखा कि साम्राज्य में बहुत बड़ी अधिक सेना की टुकड़ी रखी जाती थी और उसके लिए उन्हें कर इकट्ठा करना पड़ता था। तो कर इकट्ठा करने के लिए क्या करेंगे, जब एक अधिकारी भी रखेंगे, कर इकट्ठा करने के लिए साम्राज्य क्या करेंगे, एक अधिकारी रख लिए, और उस कर राजा जो थे
एक जासूस भी रखे। जो अधिकारी कर इकट्ठा करते थे उन्हें वो सही कर रहे हैं या जनता के साथ गलत कर रहे हैं या राजा के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको पता लगाने के लिए अधिकारीगिरी को पता लगाने के लिए जासूस रखते थे। कौन? राजा। और इस जासूस के बारे में किसे पता नहीं थी? अधिकारी को। आप देखो ना, राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। यानी कि आप ये जान लो कि अभी एक गवर्नमेंट जो अधिकारी होती है, अभी आप ये जानो जो गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं वो तो 2 नंबर का काम करते हैं घूस के। तो उस टाइम को आप गवर्नमेंट अधिकारी रखोगे तो जो अभी जो गवर्नमेंट अधिकारी को पकड़ने वाले होते हैं वो इनकम टैक्स आते हैं, ये सब डिपार्टमेंट उसे पकड़ लेंगे कि आप कहाँ घूस ले रहे हो, क्या ले रहे हो। तो जो इनकम टैक्स को ही अभी देखोगे तो पहले टाइम में जासूस का नाम दिया गया है कि वो जासूस रखते थे अधिकारी को। अब आप जासूस का मतलब समझे कि जासूस कौन थे और अधिकारी के कार्यकलाप पे नज़र रखते थे। अब आप देखो कि इन सब के ऊपर सम्राट था और सबसे ऊपर कौन था? अधिकारी के ऊपर सम्राट। अब आप देखोगे कि सम्राट जो थे वो तो अपने राजधानी पाटलिपुत्र से सीधा प्रशासन कर रहे थे, लेकिन और भी तो नगर थे, छोटे छोटे प्रांत हैं। एक साम्राज्य में एक जो साम्राज्य होता है उसमें कई राज्य घुसे होते हैं और राज्य को दूसरे शब्द में हम प्रांत कहते हैं। तो जो राज्य जो जीते हैं राजा जो राज्य जीत गए, इधर मैं लिखता हूँ, राजा जो हैं वो जो राज्य जीते उस राज्य तो इनके राज्य में शामिल हो गई और वो शामिल होते होते साम्राज्य बन गई। मान लिया जाए साम्राज्य बन गई। ये जब साम्राज्य बनी तो इस साम्राज्य में मान लो कि 3 राज्य हैं। तो राजा का जो राजधानी है साम्राज्य की फिर एक राजधानी बनेगी जो पहले से थी। तो वो राजधानी क्या है? वो पाटलिपुत्र है। लेकिन अभी जो 2 राज्य जीते या 3 राज्य जीते राजा ने, उसकी भी पहले से राजधानी होगी। तो वहाँ पे भी तो नियंत्रण करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो इस पे वहाँ पे जो नियंत्रण करता था उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ कि कौन करता था। तो आप देखोगे यहाँ से ये आप देखो कि जो छोटे प्रांत होते थे साम्राज्य में उस पे कौन? राज्यपाल के पद पे यानी गवर्नर के पद पे कौन बैठता था? आप देखोगे कि जो राजा का जो सम्राट का जो राजकुमार होते थे, ये राजकुमार वही क्या होते थे? गवर्नर के पद पे बैठते थे। और ये गवर्नर पद कहाँ है? जो सम्राट हैं जो राज्य को या 3 राज्य को या एक राज्य को जीते हैं और वहाँ का राजा तो मर गया, मृत्यु हो गई या फिर वो स्वीकार कर लिया, तो वहाँ का जो गवर्नर बनेगा वो राजकुमार बनेगा। किसका? सम्राट का राजकुमार वहाँ का गवर्नर बन जाएगा। ठीक है। तो अब हम अगले लाइन पे चलें तो आप देखोगे कि इसमें मौर्य शासक जो थे वो 2 मार्ग पे कब्जा करते थे। कौन? सिर्फ मार्ग और नदियों का नियंत्रण करते थे। मौर्य शासक का जो विस्तृत क्षेत्र था उन पे 2 विशेष ध्यान रखते थे। कौन? मार्ग और नदी पे कि कोई हमला ना कर पाए। तो अब हम अगले पेज पे चलें तो इस पेज में आप देखोगे, इस पेज को आप देखो कि आवागमन तो उन्होंने कब्जा कर ही लिया कि कोई आ सकता है तो मैं देखूंगा। और अब जो चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये आपसे बहुत बार प्रश्न सीटेड करती हैं कि चाणक्य अर्थशास्त्र की लेखक कौन है। तो ये जो अर्थशास्त्र हैं इसमें वर्णन दिया गया है कि उत्तर पश्चिम जो है वो कंबल के लिए फेमस से प्रसिद्ध थे और दक्षिण भारत जो है वो सोने और कीमती पत्थर के लिए। उत्तर पश्चिम की अगर मैं बात करूं तो अर्थशास्त्र में लिखी है कि कंबल के लिए, और मैं दक्षिण भारत की अगर बात करूं, ये दक्षिण भारत, तो ये जो दक्षिण भारत है, ये दक्षिण भारत वो सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध है।
तो अब हम आगे चलते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आप पूछ चुके हैं सीटेट में कि आप बताएं कि अर्थशास्त्र में उल्लेखित उत्तर पश्चिम कंबल के लिए प्रसिद्ध हैं, और कारण ये दे देंगे कि दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध हैं अर्थशास्त्र के अनुसार। तो कथन और कारण दे दिए और पूछेगा कि ए और बी दोनों सही है, ए सही है बी गलत है, ए बी दोनों गलत है, ए बी की व्याख्या करता है, ए बी की व्याख्या नहीं करता है। तो ऐसा प्रश्न इससे पूछा गया है। अब इसमें आप नजराना, ये भी आई है, इसे अगर आप देखो तो ये भी आई है। ये नजराना शब्द को आप देखोगे, इस नजराना का मतलब है कि कर जो है वो नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे, उसी को क्या कहते हैं, नजराना। कर एकदम नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाएंगे। अब बहुत लोग ऐसे होते, ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से भी इसे देते थे नजराना में। तो अब आप अशोक जो है राजा, सम्राट, अशोक को आप राजा नहीं कह सकते, इसमें अशोक को आप सम्राट ही कहोगे। तो सम्राट में जो राजधानी थी उसकी मैं चर्चा करता हूँ। तो सम्राट की जो राजधानी है, ये मैं पूरा स्लाइड ले लिया, ये सम्राट की राजधानी में आप देखोगे कि मेगास्थनीज आया था, ये मेगास्थनीज। और ये मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो मेगास्थनीज चंद्र, ऐसे प्रश्न करो आप अपने से कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो मेगास्थनीज जो हैं वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। और ये कहाँ से आया था, तो ये यूनान से आया था। आप देखोगे ये यूनानी है, ये चंद्रगुप्त कहाँ से आया था, चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आया था, मेगस्थनी। अब ये मेगस्थनीज कौन थे, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब ये सेल्यूकस निकेटर कौन था, वे पश्चिमी एशिया के यूनानी थे, यानी कि आप यूनानी से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब मेगस्थनीज जो भारत आया और भारत के लिए उसने एक विवरण दिया, उस विवरण को मैं बताता हूँ कि उसने देखा पाटलिपुत्र में उन्होंने देखा विवरण में, ये पाटलिपुत्र के ऊपर भी चर्चा की हुई है कि पाटलिपुत्र में उन्होंने देखा मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया, तो देखा राजधानी में देखा, सम्राट की राजधानी में क्या देखा मेगस्थनीज की, राजा जब जनता के सामने आते हैं तो भव्य स्वागत किया जाता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, जश्न मनाया जाता है, सोने की पालकी में राजा बैठ के आते हैं और उसके आगे पीछे अंगरक्षक रहते हैं और चांदी से अलंकृत हाथियां रहती है। और अंगरक्षक, कुछ जो अंगरक्षक हैं वो पेड़ लेके घूमते हैं और उस पेड़ पे तोता रहती है, और वो तोता जो है चारों ओर चक्कर लगाती है सम्राट की, और हथियारबंद महिलाएं रहते हैं। तो इतनी खूबसूरती से भारत के सम्राट की चर्चा कौन किया है, मेगस्थनी। और अब हम पाटलिपुत्र पे देखेंगे तो पाटलिपुत्र में 570 बुर्ज की और 64 द्वार हैं। किसमें, एक प्राचीन नगर है और विशाल खूबसूरत नगर थी, और उससे घिरा जो थी, वहाँ पे जो महल थे उसमें 570 बुर्ज थे और 64 द्वार हैं, और 2 और 3 मंजिले वाले घर हैं और लकड़ी और कच्ची ईंट से बने थे। तो अब हम आगे देखें तो इसमें लकड़ी में पत्थर की नक्काशी लगाई हुई थी। तो ये मैं देख लिया राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में और सम्राट की राजधानी जो मेगास्थनीज वर्णन किए हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। अब आप देखोगे कि अब अशोक एक अनोखा सम्राट कैसे है, इसका प्रमाण आप देखो कि अशोक को हम एक अनोखा सम्राट क्यों कहेंगे। बस हम कह दिए और आप ना मान लें, या बुक भी कह दिया तो आप ना मान लें। तो अब आप आगे देखो, बुक इसका प्रमाण दे रही है कि अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, और ये तीसरी शासक भी थे अशोक। यहाँ पे आप देखो इस किताब के अनुसार महत्वपूर्ण 3 शासक को मैंने बताया, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। और अशोक जो है वो बहुत अभिलेख खुदवाए, और अभिलेख जो ये खुदवाए, बहुत अभिलेख खुदवाए, और इस अभिलेख की जो उन्होंने भाषा रखी, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, ये दोनों रखी। और प्राकृत भाषा किसकी है, आम जनमानस की,
प्राकृत भाषा किसकी है? आम जनमानस की। अब ये एक अनोखा सम्राट कैसे बने, तो इसकी चर्चा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अशोक क्या किए कि कलिंग में युद्ध किए, यानी कि कलिंग से युद्ध किए अशोक। और इस युद्ध का वर्णन उन्होंने अभिलेख में खुदवाया है, और ये अभिलेख जो है वो 13वां अभिलेख है, अशोक का 13वां अभिलेख है। ये आप देख लिए, अशोक का 13वां अभिलेख है। तो कलिंग युद्ध से आप देखोगे कि कलिंग युद्ध से क्या हुआ अशोक को। ये जो कलिंग है, कलिंग अगर इस शब्द को देखोगे तो कलिंग आज की उड़ीसा, ये उड़ीसा, कलिंग आज की कहाँ की है? उड़ीसा। तो कलिंग जो शब्द है, इसमें अशोक ने देखा कि कलिंग युद्ध में कि बहुत सारे जो सिपाही हैं वो मारे गए, और बहुत सारे सिपाही हैं जो बंदी बना लिए गए, और बहुत सारे जो हैं जनमानस के मित्र, परिवार, सगे संबंधी, बहुत सारी नई नवेली लड़कियां को देखे कि वो विधवा हो गई। तो उनसे ये सारी चीज़ को देख के अशोक बहुत दुखी हुए, और उन्होंने युद्ध को त्याग दिया। कलिंग के बाद वो युद्ध त्याग दिए। इतनी मारकाट, इतनी खून की नदियां बही कि अशोक इस युद्ध से इतने दुखी हो गए कि अब वो युद्ध करना नहीं चाहते थे। तो अशोक ने एक नए नीति का निर्माण किया, और वो बोले कि अब मैं धर्म पालन करूँगा। अशोक क्या बोले कि अब मैं धर्म पालन करूँगा और दूसरों को भी इसकी शिक्षा दूंगा। उन्होंने निश्चय किया। इतनी मारकाट हुई कि वो युद्ध से एकदम नफरत करने लगे। कलिंग तो जीत चुके थे, अशोक जीत गए थे, लेकिन वही जो कारण हुई कि इन्होंने, सम्राट ने जो युद्ध छोड़ा, उसी कारण से इन्हें अनोखा सम्राट कहा गया। अनोखा सम्राट कहा गया किसे? अशोक को। तो अब वो अशोक कहते हैं धर्म के नीति में कि अगर किसी राज्य को जीतना होगा तो उसको धर्म के माध्यम से जीतेंगे, लोगों का दिल जीतेंगे। बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा। सोचो, एक राजा जो है वो अपने राज्य को इतना आगे विकसित कर दिया था और इतना लड़ाई किया, लेकिन एक लड़ाई, अशोक की एक लड़ाई मात्र कलिंग, उसका पूरा मूड तब्दील कर दिया। और मूड क्या तब्दील किया अशोक का? कि अब लड़ना ही नहीं है, अब जो है वो सब। बहुत लोगों को दुखी देखा, रोते देखा, खून की नदियाँ देखी इस कलिंग के युद्ध में। तो अब वो धर्म की नीति का पालन किया, और वो कहा कि धर्म के माध्यम से अब जीतेंगे लोगों का दिल, बलपूर्वक नहीं जीतेंगे। और उसने ये भी कहा कि धर्म के नीति के अनुसार कि मैं अगर मर जाऊं, आप देखोगे कि उसने अभिलेख जो खुदवाए भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करवाया कि अगर मैं मर जाऊं, मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। वो इतना दुखी हो गया था कलिंग की लड़ाई से कि उसे एक पदवी मिल गई, अशोक एक अनोखा सम्राट। अब मैं आगे चलता हूँ। अब इसमें कहा गया है, देखो ये एनसीईआरटी आपसे प्रश्न पूछ रही है कि कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसा परिवर्तन आया। तो वो एकदम आम जनमानस की तरह सोचने लगा कि नहीं, लड़ाई झगड़े बेकार हैं, ये वो, बहुत के प्रियजन खो दिए हैं, बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग बंदी बनाए गए हैं, बहुत महिलाएं विधवा हो गई। तो ये सारी चीज़ देखे कलिंग की लड़ाई में। और धर्म जो शब्द है, अब आप देखोगे ये धर्म जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है, और धर्म जो शब्द है वो प्राकृत शब्द है। प्राकृत शब्द मतलब आम जनमानस उस टाइम में बोलते थे। तो अब हम आगे चलें, अशोक का कलिंग युद्ध। अब हम कलिंग का हम देखें कि उसका प्राचीन नाम क्या था। मैं आपको बताया, ऊपर ही मैं आपको बताया था कि ये जो कलिंग है, कलिंग का प्राचीन नाम क्या था? उड़ीसा। अब आप उड़ीसा को मानचित्र 5 में देखो या ना देखो, उससे कोई मतलब है नहीं। आप मानचित्र देख के भी अभी आप क्या देखोगे?
क्योंकि जो उड़ीसा है वो डिवाइड हो गई है बिहार और झारखंड में। तो अशोक ने कलिंग के जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, जिसमें युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा उन्हें युद्ध से क्या कर दिया, वितृष्णा हो गई, वितृष्णा। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक ऐसा हथियार छोड़ दिए, हथियार अशोक के हथियार में जंग लग गए। अब देखोगे कि अशोक का धर्म क्या था। कलिंग के युद्ध में उन्होंने किस नीति का पालन किया, धर्म का। अब धर्म में क्या था वो मैं आपको दिखाता हूँ कि धर्म में क्या था कि वो देखे कि किसी धर्म में किसी देवी देवता की पूजा उन्होंने नहीं की, कर्मकांड की आवश्यकता नहीं बताया। उन्होंने बताया, उन्होंने व्यवहार की शिक्षा दी। किसकी शिक्षा दी, व्यवहार की, कि वही उनका कर्तव्य था कि वो अपनी प्रजा को निर्देश दें। अशोक की क्या कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वो किससे भी प्रेरित थे, वो बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे। अगर आप देखोगे अशोक को तो कलिंग युद्ध के बाद क्या हुए, वो बुद्ध के उपदेश से प्रेरित हुए थे। किससे, बुद्ध के उपदेश से। कौन प्रेरित हुए थे, अशोक। तो अब हम आगे चलें इस धर्म के बारे में। अब धर्म को देखोगे कि धर्म महामात नाम के एक अधिकारी की नियुक्ति की। ये देखो धर्म महामात, और ये धर्म महामात अधिकारी क्या करते थे, जगह जगह जाकर घूर्णन करके धर्म की शिक्षा देते थे। और ये ये इससे प्रश्न पूछते हैं, अक्सर पूछ देंगे आपसे एजेंसी में कि धर्म महामात अधिकारी का गठन या कि अधिकारी कौन बनाए थे, तो आपसे अशोक पूछ देंगे, बिंदुसार पूछ देंगे, अजातशत्रु पूछ देंगे, और ये बी सी ऐसे कर देंगे, केवल ए केवल डी, तो ये पूछे जाते हैं। और ये धर्म अधिकारी की क्या हुई थी, तो सीटेट में ये प्रश्न बने हैं। जब हम आगे चलें आपसे कि अशोक अधिकारियों को, यहाँ पे आप देखो कि अधिकारियों को अशोक क्या निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों तक पढ़कर सुनाए। अब आप देखो कि अशोक जो थे वो अभिलेख भी खुदवाए, गुहा लेख भी खुदवाए और स्तंभ लेख भी खुदवाए। ये 3 चीज़ अशोक खुदवाए, ये तो आप जानते हो। लेकिन उस समय में बहुत सारी जो जनता थी, वो जनता कैसी थी, अनपढ़ थी, अनपढ़। तो वो अभिलेख नहीं पढ़ पाते थे, गुहा लेख नहीं पढ़ पाते थे और स्तंभ लेख भी नहीं पढ़ पाते थे। तो ये जो धर्म महामात अधिकारी थी, ये शिक्षा भी देते थे और पढ़कर भी स्वयं खुद को सुनाते थे। अशोक की धर्म नीति, और अशोक जो थी धर्म के प्रचार करने में सीरिया, मिस्र, ग्रीस और यहाँ तक कि श्रीलंका जो दूत भेजे थे, वो अपने बेटी और अपने बेटे को भेजे थे। और इस बेटी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर चेंज करके, बेटी और बेटे का क्या नाम था, महेंद्र और प्रियदर्शनी, महेंद्र और प्रियदर्शनी, ये अशोक के बेटी का नाम था। और ये कहाँ गए थे, श्रीलंका गए थे दूत बन के धर्म की प्रचार में। अब अशोक का जो मूड बदला, धर्म की प्रचार किए, और तो धर्म का जब में आए तो उसमें बहुत सारे जगह क्या बनवाए, सड़क बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए, तो चिकित्सा की भी व्यवस्था की अशोक। तो अब हम आगे चलें, अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। अब अशोक क्या कहते हैं, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है मैं उसे आपको बताता हूँ कि अशोक कह रहे हैं कि अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे की धर्म की निंदा करना दोनों ही बातें गलत है। यानी कि अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे की धर्म की निंदा करना दोनों ही बात गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। ये कलिंग युद्ध से उनके ऊपर परिवर्तन आया है। ठीक है, तो अब हम आगे चलें। अब आप देखो ये जो दी गई है, ये जो है ये ब्राह्मी लिपि है, ये देवनागरी है, ये बांग्ला है, ये मलयालम है, ये तमिल है। तो आगे आप देखो, अन्यत्र
ये जो मौर्य साम्राज्य जो 2300 साल पहले हुए और 2400 साल पहले चीन में क्या हुआ, चीन की दीवार जो बन रही थी, चीन में क्या हुई, चीन की जो दीवार बन रही थी यही मौर्य का साम्राज्य के आसपास, और ये 6400 किलोमीटर की लंबी दीवार बनी और ये 2000 वर्षों तक दीवार का निर्माण हुआ। कारण क्या हुआ चीन की दीवार का निर्माण होने का इतना दिन, कि कभी जो थी वो राज्य की क्षेत्र घट जा रही थी, मैं ऐसे लिखता हूँ राज्य क्षेत्र, ये जो राज्य क्षेत्र थी वो कभी घट जा रही थी और कभी थी जो बढ़ जा रही थी, ये बढ़ जा रही थी। तो यही कारण थी कि 2000 वर्षों तक ये जो थी चीन की दीवार बनी। तो इसकी कुछ मैं प्रश्न उत्तर कर लूँ। अब आप इसमें उपयोगी शब्द देखो, क्विक रिवीजन आप कर सकते हो उपयोगी शब्द। मैं आपको साम्राज्य को बताया कि साम्राज्य जो है वो राज्य से कैसे भिन्न थे। साम्राज्य जो है वो राज्य से बड़ी थी और राज्य में 2-3 राजधानियां होती थी, कई नगरे होते थे, जिसमें आप इसमें 3 नगर का चर्चा सुने होंगे, उज्जैन, तक्षशिला और एक पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र राजधानी और अधिकारी आप देखोगे कि धर्म के लिए भी अधिकारी का नियुक्त हुआ था, कर के लिए भी अधिकारी का नियुक्त हुआ था, और एक संदेश वाहक आप सुने होंगे, और जो प्रांत जो राज्य को जीतते थे वो प्रांत आप सुने होंगे। और धर्म की नीति भी आपने जाना अशोक को, कि ना अपने धर्म को बड़ाई करना चाहिए न दूसरे के धर्म को बुराई करना चाहिए। और धर्म की नीति में आप ये भी देखे होंगे कि युद्ध से बढ़िया है कि लोगों का दिल जीते, विजय करें, लोगों को दिल से विजय करें। तो अब आप इससे पहले यहाँ चले आओ, इसमें एक ही महत्वपूर्ण तिथि है 2300 और 2400 जो महत्वपूर्ण तिथि आप देखे हो वो चीन की दीवार देखे हो वो कब बनी है, 2000 तक। तो अब हम आगे इसमें आते हैं, प्रश्न उत्तर आपको करवाते हैं। प्रश्न उत्तर में आप देखोगे कि जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी क्या करते थे, कर वसूलते थे, ठीक है। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में क्या गवर्नर, आपको बताया था कि तक्षशिला और उज्जैन में आप देखोगे गवर्नर, यहाँ पे 2 देख लिए। अब हम आगे चलें आपसे, इसमें अगर आप देखोगे कि ये वाली मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्ग और नदी आप देखे होंगे, मार्ग और नदी ये दोनों पर नियंत्रण रखते थे। और इसका मैं देखूं कि प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना ऐसे आप लिख सकते हो, नजराना, ये नजराना मैं लिखा हूँ, पता नहीं चल रहा है। यहाँ तक मैं आपको बताया। अब मैं तीसरे पे आता हूँ। इसे अगर आप पढ़ोगे तो देखोगे कि बताओ कि निम्नलिखित वाक्य सही हैं या गलत। तो आप देखोगे कि उज्जैन आप उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था, तो आप इसको गलत कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ आगे। उज्जैन देखो उत्तर दक्षिण है, देखो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाया हूँ, ये देखो उज्जैन जो है ये कहाँ है, उत्तर दक्षिण भारत के मार्ग में है, उत्तर पश्चिम में तक्षशिला है। तो अब आगे आप चलो। हाँ इसमें अगर आप देखोगे तो ये गलत हो गए। आप देखा आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य के साम्राज्य के अंदर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे हैं, नहीं, अर्थशास्त्र में कौटिल्य न लिखे हैं। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था, सही बात है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, सही बात है। तो अब चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं, नहीं, चंद्रगुप्त के ये अर्थशास्त्र के विचार लिखे गए हैं, लेकिन कहानियाँ चंद्रगुप्त की लिखी गई है। ये रेशम मार्ग की चर्चा मैं अगले चैप्टर में करूँगा जब आएगी तो।